जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में जो पेपर आया था उसको हम लोग हल कर रहे थे। तो हमने इसके 2 भाग बना दिए थे। लगभग 40 क्वेश्चन को हम हल कर चुके थे। आज हम गणित यानी कि मैथ्स को हम हल करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन नवोदय में आते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही मैंने आपको बेसिक गणित की अच्छे से तैयारी करवाई है, उसके मैंने वीडियो बना रखे हैं। यदि वो प्लेलिस्ट आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम लिखें, तो मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया है चीज़ों को, और उस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते भी हैं, तो आपने उन सभी वीडियो को देख लिया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 7.7 यानी कि 7.7, फिर आपका 7.07, फिर कामा लगा दिया 7.007 है ना, मतलब तथा 7 है 7.00 है ना 7 का योगफल है। मतलब क्या करना आपको पता है, योगफल का मतलब होता है इन सब का जोड़ है। इन सबको जोड़ करेंगे तो क्या इन चारों उत्तर में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो जोड़ जो है ना, योगफल कैसा है, पॉइंट वाला यानी कि दशमलव वाला है। तो इसको हम कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आपको लिखना है 7.7, ये लिखा आपने 7.7, ठीक है, ये दशमलव लगा दिया। अब इसके बाद जब अगली संख्या आप उतारेंगे ना, तो पहले से आप पॉइंट लगा दे, ये लगा दिया। इसके बाद आगे क्या करना है, आपके पास ये 0.7 है, इसको आपको लिखना है। इसके बाद इधर क्या है 0.07, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे, उसके बाद ये 7 लिखेंगे। फिर क्या तीसरे नंबर पर देखो पहले से पॉइंट लगा दो, यानी कि आपको पॉइंट जो वो एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। इधर आगे क्या लिखेंगे, 7 लिख दिया आपने। पीछे आपका 0 0 और फिर 7 है, यानी कि यहाँ 0 फिर 0 और ये 7 है। यहाँ देखिए आप 7 यानी कि 77 है, तो पॉइंट ये रहा आपका, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 7 और आगे एक और 7। पीछे कितनी संख्या, 1 2 3 और 4 है, तो इन चारों को लिख दो आप। क्या करेंगे 0 0 7 और ये वाला 7। अब आप क्या करेंगे, इसको आपको सबको योगफल का मतलब होता है जोड़ करना। इन सब के आपको जोड़ करना है, तो पहले से आप पॉइंट लगा दें यहाँ पर, और आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 7, तो अंक के नीचे अंक आपको ध्यान से लिखना। ये आपका बन जाएगा है ना 14, यानी कि 4 हो गया। आपका हासिल कितना आया, 1, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से पूरा जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। पॉइंट आपने पहले से लगा दिया। इन सबको जोड़ दो, 7 7 7 और 7 4 बार है, यानी कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 का कितना बना 8, और फिर हासिल कितना आया आपका 2, यानी कि ये 7 और 2 कितना हो गया। तो देखो ये आपका 98.7847 ये बना है। तो ऐसा हम चेक करते कहाँ मिल रहा, 98 तो यहाँ पर भी है, 98 यहाँ पर भी है, ठीक है। 98 चारों जगह है। तो आपको सावधानी पूर्वक देखना है कि 7847 ये देखना है, ये कहाँ मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी पर देखिए आप, ये रहा 7 8 4 और आपका 7। तो आपको सावधानी पूर्वक करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जोड़ का सवाल बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपका गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो आपको इसको करके देखेंगे इस प्रकार से, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर, तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये यहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, ठीक है। बहुत इजी सवाल आते हैं, बस आपको सावधानी पूर्वक करना है। मैंने ये सभी चीज़ें आपको समझा रखी बहुत बेसिक से, तो आप उन चीज़ों को आप ज़रूर देखें, उन सभी वीडियो को। फिर देखिए क्या क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या पूछा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना है, कितना डिफरेंस है, कितना घटाव करना है। तो पहले देख लेते हैं कि 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। तो ये आपकी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और ये आपकी 1 अंक की सबसे छोटी है। यदि मैं 2 अंक की बात करूं, तो 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99 होती है, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है पहले। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि आपको 6 अंक की छोटी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके पीछे कितनी जीरो लगा देंगे, 5, 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो ये बन गई आपकी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5। ये
6 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब आप क्या लिख देंगे, 9 9 9 4 बार, कितनी बार, और इसका आपको अंतर यानी कि आपको क्या निकालना, माइनस करना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हो गई और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो आप इसको क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, 0 में से 9 आपका कम नहीं होगा, तो आपने हासिल उधार लिया 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। फिर आपका यहाँ कितना हो गया, 9, 9 में से 9 गया तो 0। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका 0 और यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, 9, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका, माइनस करना है ना, बहुत सरल चीज़ है ये तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9, यानी कि ये उत्तर आएगा, क्या आएगा, 90,001। 9 के बाद 3 0 और 1, ऐसा आपको चारों ऑप्शन में से कहाँ मिलेगा, अंतर मतलब माइनस करना। तो आप देखिए ये 1 तो ये तो हमारा उत्तर नहीं, ये 90,000 ये भी हमारा उत्तर नहीं। यहाँ कितने शून्य, 1 2 3 4 शून्य, और हमें कितनी मिली है, केवल 3 शून्य मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। क्या होगा, ये रहा। ठीक है, 6 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, ये सी ऑप्शन है। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या प्राप्त होगा, 2,02,000। तो देखो आप यहाँ पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये तो 20,000 है, ये हमारा ऑप्शन खत्म हो चुका है। इसको चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2 लाख तो है लेकिन 200 है, आपको तो 2,000 चाहिए, ये भी अपना उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ चेक करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख और 2,000 ये दिख रहा है आपका। यहाँ चेक करोगे आप तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,000 बन रहा, ये नहीं, आपका तो 2 लाख और कितना चाहिए, 2,000। तो 2 लाख 2,000 यहाँ आप इसको चेक कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, यानी कि 2 लाख 2,000 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या क्वेश्चन है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, 12 सही 1/16, तो 12 तो पूरा सभी ऑप्शन में, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यानी कि 1/16 इसी का दशमलव निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/16 यानी कि 1 बटा कितना लिखा है, 16 लिखा है, मतलब 1 में आपको किसका भाग लगाना है, 16 का। देखिए तो वैसे तो जाएगा नहीं, आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। अब जरा 16 का पहाड़ा बोलते हैं, बहुत छोटा है, नहीं जा रहा, तो आपने दशमलव लगा लेना। तो एक काम करें, एक 0 यहाँ लगा लेते हैं, एक 0 यहाँ लगा देते हैं, अब चला जाएगा। देखो 16 से यदि हम भाग लगाते हैं तो 16 के पहाड़े में 6 बार में कितना था, 16 छंग 96। ठीक है, 96 कितना बचा आपका, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। ठीक है, फिर आपका कितना बचा यहाँ पर, ये 100 में से 96 का 4 बचा कुल मिला के। ठीक है, आपने दशमलव लगा रखी थी, आप एक शून्य यहाँ बढ़ा सकते हैं। 16 का पहाड़ा बोलते हैं तो 16 दूनी कितना होता है, 32, यानी कि 32। ये 32 कितना बचेगा, 40 में से 32 जाएगा तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 8 बचेगा। आपने दशमलव लगा रखी तो आप शून्य लगा दें। ठीक है, 16 का पहाड़ा बोलते हैं 5 बार में कितना, 16 पंजे 80, यानी कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है। 1/16 का मतलब हुआ 0.0625। तो इन सब में से ये क्या मिल रहा है, 12 तो पूरा सेफ है, ये 12 मैंने चारों ऑप्शन में देख लिया। अब खाली पीछे का देखना आपको, 1/16 का दशमलव निकाल कर। तो 1/16 का दशमलव का मतलब है कि 1 में 16 का भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 0.625 कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है 0.625, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको बेसिक वीडियो में सब चीज़ें सिखा रखी है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। यदि आपको मैथ्स थोड़ी वीक लग रही है, कमज़ोर लग रही है आपकी, तो आप उन बेसिक वीडियो को देखें। बहुत सावधानीपूर्वक सवाल को आपको हल करना परीक्षा में। फिर क्या क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4, पहली 4 अभाज्य संख्या, जानते हैं ना अभाज्य संख्या अपन, है ना, क्या होती है अभाज्य संख्या है, 2, फिर आपका 3 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 7 है, ये 4 अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिनमें खुद से भाग जाता हो,
है ना, जो दूसरे किसी संख्या से विभाजित न हो। ये भी चीज़ मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखा रहा कि पहले दूसरे भाग में ही है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम 4 अभाज्य संख्या को योगफल क्या है, इनका जोड़ निकाल लो, इनको जोड़ दो, 2, 3, 5 और 7, इसका जोड़ क्या होगा, 2 ने 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 17। कभी पूछ ले कि 1 से 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो ये चारों 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से 20 के बीच में कितनी है, तो 8 है, वो क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और आपकी 19 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी खाली क्या पूछा है आपसे, 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है और योगफल क्या है आपका 17 है, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या योगफल क्या है, ये 2, 3, 5 और 7, ये 4 पहली अभाज्य संख्या हैं, इनकी जोड़ 17 होती है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, दिल्ली से चलती है कितने बजे, 8:15 यानी सुबह चलती है, तथा अजमेर 2:30 PM पर यानी कि 2:30 बजे 2:30 पर वो दोपहर में पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय है, मतलब क्या है, 8:15 पर चली है और 2:30 पर पहुंच गई है, तो टाइम कितना लिया। तो सबसे पहले वो दिल्ली से जो चली थी वो टाइम क्या था, 8:15, ठीक है, 8:15 और AM लिखा है यानी कि सुबह का समय। अजमेर जब वो पहुंची, ठीक है, तो अजमेर का उसका टाइम क्या है, वो है 2:30 PM, है ना, 2:30 PM। तो इस सवाल को अपन सरल कैसे कर सकते हैं, एक तो ऐसा है कि 8:15 से आप 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 और 2:15 करेंगे तो टाइम निकल जाएगा आपका। एक ऐसे भी क्या ऐसे कर सकते हैं कि 2:30 को मैं चेंज कर दूं, रेलवे का टाइम क्या होता है 24 घंटे का होता है ना, 12 के बाद वहाँ 1 नहीं, वहाँ 13 बजता है, 13, 14 ऐसे 24 बजते हैं। तो 2:30 को मैंने क्या कर दिया, 12 के बाद यदि 1 बजेगा तो 13, 2 बजी तो 14, यानी कि ये बना आपका 14:30 रेलवे के हिसाब से 14:30। इस 14:30 का मतलब होता है 2:30 बजे, 2:30 हो रहा। इसमें से ये वाला टाइम कम कर दो, सुबह चली थी वो ये कितना है, हाँ ये 8:15 कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे यहाँ पर, ये आपका 2:30 था तो मैंने 14:30 लिख दिया इसको, और इसमें से ये 8:15 कम कर देते हैं। देखिए इसमें से अगर मैं इसको कम करता हूँ तो 5, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, 14 में से 8 गया तो कितना 6:15, ठीक है, इतना 6 घंटे 15 मिनट का टाइम उसको लगा, यानी कि कहाँ पर है, बी ऑप्शन पे 6 घंटे 15 मिनट। तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ आपको। देखिए वो चली कितने बजे, 8:15 पर, ठीक है, और 2:30 पर वो पहुँच जाती है। तो मैंने लिखा 8:15 से 9:15 यानी कि इन दोनों के बीच का 1 घंटा, उसके बाद 9:15 से 10:15 यानी कि दूसरा, 10:15 से 11:15 यानी कि तीसरा, और 11:15 से 12:15 यानी कि चौथा घंटा, और ये 1:15 तक 5वां, और 2:15 तक 6, ये 6 घंटे हो चुके आपके, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 घंटे। लेकिन यहाँ 2:30 लिखा है, मतलब 15 मिनट और ज़्यादा है, तो आपको समझ में आएगा टाइम कितना लगा, 6 घंटे और 15 मिनट। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो दोनों टाइप से आप जो है इसको, आपका उत्तर क्या आएगा, 6 घंटे 15 मिनट। फिर क्वेश्चन है, एक धनराशि 16 वर्ष में, कोई पैसा है, कोई धनराशि है, वो 16 वर्ष में क्या साधारण ब्याज से दुगनी यानी कि डबल हो जाती है, तो वार्षिक दर होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यह न तो मूलधन दिया है, ये साधारण ब्याज जैसा सवाल है, साधारण ब्याज लिखा ना यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कोई धन है 16 साल में क्या हो गया, वो डबल हो गया, किस ब्याज से, साधारण ब्याज। तो आपको दर निकालनी है, रेट निकालनी, कितने % होगी। तो मान लेते हैं, माना आपने उधार लिया 100 रुपये, कितने लिए 100 रुपये, 100 रुपये आपका धनराशि है। अब वो 100 रुपये कितने हो गए, 16 साल में, कितने साल में, 16 वर्ष में, है ना। माना कितना, माना 100 रुपये, ठीक है, धनराशि है, एक धनराशि 100 रुपये है, 16 वर्ष में साधारण राशि कितनी, दुगनी, तो 100 का डबल कितना होगा, यानी कि 100 का डबल हो गया 200 हो जाएंगे वो, है ना। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि 100 रुपये हैं, माना है अपनों ने 100 है, और 16 साल में कितने हो गए, 2 गुने, मतलब डबल, 2 गुने का मतलब क्या था, इसका 2 गुना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपये तो हमने लिए हैं, धनराशि है, और वो डबल हो गए, मतलब इसके अंदर 100 रुपये और क्या है, 100 और जो है ना वो 200 के अंदर वो ब्याज है, क्या है, ब्याज है, ठीक है। कैसे कि एक धनराशि 16 वर्ष में
साधारण ब्याज से 2 गुनी हो गई, मतलब 200 हो गए। इसका मतलब 100 तो हमारा मूलधन हो गया, और 200 कब होंगे, जब 100 रुपये उसके अंदर ब्याज जुड़ा होगा तभी तो डबल हुएंगे। आपको निकालना दर, तो दर निकालने के लिए एक फार्मूला है जो हमने साधारण ब्याज के सवाल किए थे उनमें आपको सिखाया था। दर निकालनी हो तो हम ऊपर लिखते हैं साधारण ब्याज गुणित 100, साधारण ब्याज गुणा 100। अब दर यहाँ रह गई तो दो चीज़ क्या बची, एक तो बचा आपका मूलधन बचा है और एक क्या बचा आपका समय बचा है। इसमें मान रख दो। साधारण ब्याज कितना दिख रहा है, इस 100 रुपये माना ना हमने, तो दर यदि आपको निकालनी है तो साधारण ब्याज आपका 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये। गुणे में सूत्र में भी क्या है, 100 है। मूलधन भी कितना मान रखा आपने, तो 100 ही मान रखा था। समय कितना दिया उसने, 16 साल, 16 वर्ष में। तो देखिए आप इस 100 से ये 100 कट गया, क्या बचा है 100/16। इसको हम हल कर ले, उत्तर आ जाएगा 100/16। क्या इसको हम काट सकते हैं, देखिए इसको हम काटते हैं, चलो 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे 2 8 16, इसको 2 से काटेंगे क्या बनेगा ये, इसका 2 पंजे 10 यानी कि 0, और इसको 2 से काटें 2 चौक 8, और ये 2 से काटेंगे कितना बनेगा 25, 25/4, यानी कि 25/4 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं। हम इस 25/4 में क्या करते हैं, 25 में 4 का भाग लगा दो, है ना, तो 4 छंग कितना होता है 24, ये 24 लिख दिया। बटे में क्या है ना, 25 में 24 गया, कितना बचा 1 बचा। यानी कि देखो 4 तो आपका नीचे है, ये 4 ये रहा, तो मैंने ये 4 लिख दिया। 4 के बाद आपको कहाँ जाना है, 6 के बाद, है ना, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1 में, ठीक है। तो 4 जो आपका ये नीचे था ना 25 के नीचे, 4 लिखने के बाद आप बटे लगा दो, ठीक है। 4 के बाद आप किसके पास जाओगे, 6 के पास। 6 के बाद किसके पास जाओगे, 1 के पास। तो देखिए ये बनेगा 6 सही 1/4, यानी कि 4 छंग 24 ने 1 25, तो ये 6 सही 1/4 ऐसे कैसे। मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको कि हमारे पास क्या बचा था, 100 से 100 कट गया, 100/16 बचा था। 100/16 को इसमें मैंने है ना 2 से काटा आपके लिए, है ना, तो क्या बचा 50, और इसका आधा हो गया 8, इसको और 2 से काटा, 50 का आधा 25, 8 का आधा 4, 25/4 में भाग लगाया, तो मैंने 4 तो जो हर में था ना, उस 4 को 4 की जगह ही लिख दिया। बटे में था ना 4 आपका, ये रहा 25/4, यानी कि बटे में था, तो मैंने इसको लिख दिया वापस से। 4 के बाद मैं किसके पास गया, यहाँ से 6 के पास, तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया। 6 के बाद मैंने 1 को लिखा, यानी कि ये बना 6 सही 1/4, 6 चौक 24 और 1 जोड़ते हैं 25/4, तो ये 6 से 1/4 कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी पर ये आपका उत्तर होगा। और ये बेसिक चीज़ें तो हमने पहले ही सीख रखी है। 6 सही 1/4%, ये बहुत सरल सवाल है। क्या था, एक धनराशि है 100 रुपये मानी हमने, वो डबल हो गई 200 हो गया। इसका मतलब 100 रुपये इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, ब्याज भी छुपा हुआ था। 100 ने 100 तभी तो 200 होंगे, 100 मूलधन 100 ब्याज के तभी 200। यहाँ कहीं दिया नहीं है ब्याज कितना, ठीक है, 100 माना हमने। वार्षिक दर आपको निकालनी, समय 16 साल है, ये आपका सूत्र है। इसमें हम मान रखेंगे 100/16 प्राप्त होगा, उसको हम छोटा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 सही 1/4%, ये दर निकल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल दिख रहा है आपको, इस सवाल को आपको हल करना और लगभग इसका मान बताना, लगभग में बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका 349 है, गुणा 51 है, प्लस ब्रैकेट में क्या दिया है आपको 632/31। तो सबसे पहले आपको नियम पता है, ये बोर्डमास नियम से होता है, मतलब इसको बोलते हैं भागु योग। पहले भाग लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर गुणा होता है, पहले कोष्टक हल करना आपको, कोष्टक हल करने के बाद फिर भाग, फिर गुणा, इस प्रकार से इसको हम करते हैं, इसका नियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 632 में आप 31 का भाग लगाएंगे, जो आपको आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे सवाल को। तो देखिए 349 है, यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटू ये 51 है, यहाँ कुछ नहीं। इसको हल करने के लिए 632 में आप 31 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 20.387, ठीक है। ये जो आपको मिल गया। अब इसके बाद आपका भाग का निशान खत्म हो गया, पहले भाग करना पड़ता है, उसके बाद आपको गुणा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको योग यानी कि जोड़ और अंत में घटा, ये नियम होता है इसका, है ना। कोष्टक को हल करने के बाद, कोका भागु योग बोलते हैं इसको हम, कोष्टक का हल कीजिए, उसके बाद भाग लगाइए, फिर गुणा कीजिए, जोड़ कीजिए और अंत में घटाव कीजिए। अब उसके बाद भाग के बाद किसकी बारी, गुणे की। इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होने के बाद ये इन दोनों संख्या को गुणा किया, ये राशि हमें प्राप्त हुई है,
उसके बाद अंत में आपका जोड़, यहाँ घटाव का कहीं माइनस का निशान है नहीं, इसको जोड़ दो आप, ये पॉइंट है आपका दशमलव, इन दोनों को जोड़ देंगे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और जब हम 20 इस 17,799 में इसको 20 दशमलव, ये 20 तो पूर्णांक है, बाकी ये आपका पॉइंट में, इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए आप 17,799 लिखने के बाद आपको पॉइंट अलग करना है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या में कोई पॉइंट नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो इस प्रकार 17,000 आपका 800 और ये कितना मिलेगा आपको 19 मिलेगा। अब उत्तर में देखिए 17,800 कहाँ है, 17,500 है, 17,500 है, 17,500 है, ये रहा 17,821। तो ये लगभग पूछा है क्या, निकटतम मान, तो आपका उत्तर क्या होगा 17,800 मिल रहा है और ये तो 500 तो बहुत कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 821 यानी कि 19 के लगभग आसपास है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। देखिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, ठीक है। 24 पारियाँ खेली उसने, ठीक है, और कितने औसत कितना निकला, एवरेज कितना निकला 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 24 पारी, कितनी पारी, जो उसने 24 यानी कि 24 पारी खेली है, 24 पारी का औसत कितना निकला 28, यानी कि 24 गुणा आप 28 करेंगे, जो भी आपको प्राप्त होगा गुणनफल यहाँ लिखेंगे। अब 25वीं पारी में, ये 25वीं नंबर की इनिंग है, उसकी 25वीं पारी है, इसमें कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए 29। तो 24 पारी का औसत कितना 28 है, 25वीं पारी में तो 25 पारी समझ लेते इसको, 25 का औसत कितना निकला 29, तो 25 का 29 में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हमें 24 में 28 का गुणा किया, 24 पारी का औसत कितना 28 रन है, टोटल रन हो गए इसके 600, कुल रन हो गए 672। यहाँ 25वीं पारी यानी कि 25 पारी का औसत 29 है, तो इसका गुणा किया तो कितना मिला 725, यानी कि 725 में से आप 672 कम कर दे, 24 पारी के रन इतने हैं, 25वीं पारी में औसत 29 चाहिए उसको, तो 725 रन इसमें से कम कर देंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 725 में से 672 कम करेंगे तो 53 रन आपका जो है ये उत्तर आएगा। 25वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 53 रन बनाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। 24 पारियों का कितना औसत है 28 है ना। 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 29 हो जाए, तो 25 गुणा 29 कर दो, 24 गुणा 28 कर दो, दोनों का जो गुणा होने के बाद आप इसका अंतर निकाल लो, तो 53 रन की ज़रूरत है ताकि उसका औसत कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है, ठीक है, एक वस्तु है 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है। लाभ आपको प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है, लाभ आपको प्रतिशत में निकालना है। सबसे पहले वस्तु खरीदे मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो हम देख लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 7,500 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है, कितने में बेची 8,400 में। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सवाल भी मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है, लाभ हानि इसको बोलते हैं। ये सवाल भी वीडियो की प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर जाए चैनल पर, है ना, और मेरे नाम से नरेंद्र पांचाल के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर नवोदय विद्यालय के आप वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखें, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखिए 7,500 में खरीदी, बेची कितने में 8,400 में उस चीज़ को बेचा गया, यानी कि आप कम में लाए थे और ज़्यादा में बेची तो लाभ हुआ है, ठीक है। कितने रुपए का, तो आप क्या करेंगे 8,400 में से 7,500 कम कर देंगे तो आपको लाभ निकल जाएगा, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए 7,500 में खरीदी है, 8,400 में बेची है, तो लाभ रुपये में निकल जाएगा, फिर उसको प्रतिशत में निकाल लेंगे हम। तो 8,400 और 7,500 का जो अंतर है ना वो कितना होगा, यानी कि वो निकलेगा 900 रुपये। कितना 7,500, तो यहाँ 500 और जोड़ दे तो 8,000 हो जाएंगे, 400 है, तो 900 रुपये का लाभ मिला। कितने का मिला लाभ 900 रुपये का, ठीक है। लेकिन रुपये में आपको प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत में निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था। लाभ यदि प्रतिशत में निकालना हो तो ऊपर आप क्या लिखेंगे लाभ रुपये में, नीचे क्या लिख देंगे आप क्रय मूल्य, और गुणे में क्या लगा देंगे 100। तो लाभ कितने रुपये का है इस सवाल में 900 का है, ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब वस्तु कितने में खरीदी है, तो 7,500 में खरीदी है, गुणे में आप क्या लगा देंगे 100।
तो इन नीचे वाली 2 शून्य से 2 शून्य हम काट दें तो आपका क्या बचा 75, इधर क्या ऊपर क्या है 900, ठीक है। इसको हम और काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 900 में 75 का भाग भी लगा सकते हैं, इसको काट भी देते हैं। तो मैं काटता हूँ मान लीजिए 15 से, देखो 15 पंजे 75, 15 छंग 90 और ये 0, यानी कि क्या बचा 60/5, ठीक है। 5 से काट दो उसको, 5 एकम 5 और यहाँ भी 5 एकम 5, यहाँ एक और बचा 5 दूना 10, यानी कि 12। क्या उत्तर आया 12। लाभ कितना प्रतिशत है 12%, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। क्रय मूल्य 7500, विक्रय मूल्य 8400, इन दोनों का अंतर 900 का लाभ मिला आपको, 900 का लाभ मिला है। और लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ परसेंट निकालने के लिए हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि बटे क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक है। 900 के बटे में 7500 गुणे में 100, इसको हम हल करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। कितना 12। क्या क्वेश्चन है 3.003 गुणा 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर लगभग मान आता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा बोडमास नियम जो होता है ना, भागु योग। पहले भाग हल करना तो भाग यहाँ नहीं है, फिर गुणा तो गुणा यहाँ पर है, फिर आपको जोड़ और अंत में घटाव, तो यानी कि यहाँ पर केवल गुणा और जोड़ है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच गुणा होगा, उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसको आगे सेम टू सेम ऐसी कैसी लिख देंगे। तो गुणा करने पर मिला आपका 45.045। दशमलव का गुणा मैंने आपको सिखाया बेसिक वीडियो में। आप अब ये मत बोलना आपकी जो है गुणा हमें बताइए, क्योंकि मैंने बेसिक वीडियो में आपको ये दशमलव का गुणा भाग जोड़ और ये सब चीज़ें सिखा रखी है। आप उन बेसिक वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गुणा करने के बाद इसको सेम टू सेम उतार देंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और इन सबको हल करने पर हमें 50 दशमलव और ये राशि प्राप्त हुई है, यानी कि लगभग मान हमारा 48, 49, 50, 51, यानी कि उत्तर क्या आएगा लगभग आपका कितना उत्तर आएगा 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर उत्तर होगा, ये 50 है, ठीक है। तो लगभग कितना आ रहा सरल करने पर इसको, तो ये भागु योग नियम से था, तो लगभग आपका उत्तर आया 50। देखिए ऐसा क्वेश्चन है अगला आपका 3, और ब्रैकेट में कितना दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 13 + 6 × 7, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब कोष्टक बंद हो गया, फिर भाग का निशान लगाया, फिर ब्रैकेट है 11 × 3, फिर ब्रैकेट बंद है, यानी कोष्टक बंद है, माइनस है, ऋण का निशान है, फिर आपका ये कोष्टक है और ये संख्या दी है। इसको सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोष्टक को देखेंगे, उसके बाद है ना आगे चलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इस कोष्टक में, इस कोष्टक में और इस कोष्टक में। तो आप यहाँ देखेंगे इस कोष्टक में सबसे पहले भाग का निशान देखेंगे, नहीं है तो गुणा है। 7 छंग कितना बना आपका ये 42, तो आप यहाँ कितना लिख देंगे 42, प्लस का निशान और कितना लिख देंगे 13। अभी कोष्टक आपका सोल्व नहीं हुआ है, आगे आपने 3 लिखा, ये भाग का निशान लगाया। इस कोष्टक में देखिए आप 11 × 3, इस कोष्टक में भाग नहीं है तो गुणा तो है, तो 11 तिया ये बना 33, यानी कि एक संख्या आने पर कोष्टक हमने हटा दिया, ये माइनस। इसको देखिए आप, इस ब्रैकेट के अंदर भाग नहीं है तो गुणा है, 4 दूने कितना बनेगा ये 8, माइनस कितना है ये आगे 12 लिख रखा, अभी ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये 3 लिखा और ये कितना बना आपका 13 और 42, इन दोनों को जोड़ दो तो यानी कि ये बनेगा 2 और 3 5 और 4 और 1 5। और कोष्टक हटाने का मतलब आपको लगाना बेटा गुणा, भाग का निशान 33 माइनस। अब देखिए 12 में से 8 गया, कितना बचा आपका 4 बचा है। अब ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले यहाँ भाग की बात कर लेते हैं, यहाँ भाग लगेगा और उसके बाद फिर आपका माइनस होगा और फिर गुणा होगा फिर माइनस होगा। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये इसमें इसको भाग लगाते हैं, यानी कि ये इस प्रकार है 3 × 55, ये भाग का निशान मतलब बटे, कितना लिख दें 33, माइनस का कितना 4, इसको हम काटे 11 तिया 33, 11 पंजे 55, इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 5 - 4, यानी कितना प्राप्त हुआ 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी ये आपका उत्तर होगा। देखिए दिया गया है 154 × 18, ये होता 2772 है ना, इसका मतलब ये हुआ है। तो यहाँ दिया है 27.72, यानी कि सेम टू सेम संख्या है। देखो 2772 है यहाँ भी, लेकिन पॉइंट है,
इसमें भाग लगाना 1.8 का, यानी कि यही 18 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये गुणे वाला यदि भाग में चला जाए, इसके भाग में यदि गुणे से कहाँ बटे में चला जाए, उत्तर 154 ही आना है। यानी कि 27.72 में यदि 1.8 यानी कि इसी 18 का इसमें भाग लगाएं हम, 154 आएगा। उसी प्रकार 27.72 में 1.8 का भाग लगाए तो क्या उत्तर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 27.72 में 1.8 का भाग लगाना है, तो अपने आप मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिलेगा 15.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, यदि x/25 है ना, कितना x/25 बराबर में 196/x, तो x बराबर, x का मान बताना आपको। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो x की घात कितनी 2, ठीक है। 25 का गुणा किससे होगा, 196 से होगा, ठीक है। इसका गुणा इससे, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो x की पावर 2, 25 का गुणा 100 से। हम इस घात को यदि हटाते हैं तो हटाने पर इधर क्या लगेगा आपका, अंडरवुड, यानी कि करनी लग जाएगी। अंदर 25 है और गुणे में 196, ठीक। आप जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, और 196 कितना होता है, ये 14 होता है। तो 14 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70, 14 पंजे 70। घात हटाने पर सामने करनी लग जाती है, ठीक है। आपको 25 का वर्गमूल पता है ना, 20 तक तो आपको याद करना ही है, ठीक है। 20 तक आपको इसके और आपको याद करने हैं। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर है ना, 9 होगा। इस प्रकार से आपको 20 तक याद करना। तो ये बताइए x बराबर कितना मिला यहाँ पर, 70। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका उत्तर होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण कितने डिग्री का होता है, उसमें 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया है। ये दोनों लंबवत भुजाएं हैं, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लंब होता है, इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें कर्ण पता हो तब हम परिमाप को निकाल सकते हैं। तो एक प्रमेय है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि कर्ण की जगह तो हमें मान पता नहीं है, कर्ण को तो हम कर्ण ही रहने दें। आधार कितना है आपके पास, 5 है, 5 की पावर कितनी लगा दें, सूत्र के अनुसार 2 लगा दें। लंब कितना है, 12 है, इसकी घात भी कितनी लगा दें, 2, यानी कि 5 की पावर 2 का मतलब कितना बना, 25। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 गुणित 12 लिखते हैं। 12 को 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 बनेगा। इधर क्या चल रहा है आपका, कर्ण की पावर 2। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, या फिर ऐसा बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कैसे बोल सकते हैं इसको, है ना। आधार आगे लिख दो, लंब भले पीछे लिख दो। ये लंब है और ये इसका आधार है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो आप देखिए ये कर्ण लिखा है मैंने, और इसके बाद मैंने इधर इन दोनों को जोड़ दें, ये होता है 169, यानी कि इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 169। और 100 यदि मैं यहाँ से घात हटाता हूँ, हमने पिछले उस सवाल में देखा था, तो यहाँ से घात हटाने पर इधर क्या लग जाएगा आपका, करनी लग जाएगी, यानी कि वर्गमूल लगेगा। तो 169 किसका होता है, तो आपका उत्तर आएगा 13 का। किसका होता है, 13, यानी कि इस भुजा की माप कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर होगी, 12 हो गई, और एक और क्या निकल गई आपकी, 13 सेंटीमीटर। तो लेकिन अभी आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप। तो इन तीनों को जोड़ दो, क्या क्या है, एक आपका 5 है, दूसरा 12 है, और एक और क्या निकाल लिया आपने, 13। इन तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप मतलब पूरी माप निकल जाएगी इसकी। 5, 12 और 13 तीनों जोड़ेंगे तो लगभग कितना होगा, ये 12 और 13, ये आपका हो जाएगा 25 और 5, तो ये टोटल होता है 30 सेंटीमीटर। क्या उत्तर आएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। ये परिमाप हमने एक भुजा निकालने के बाद ही हम त्रिभुज की परिमाप
निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो ये परिमाप निकल गई। सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये इसके और है ना। ठीक है, तो यहाँ कितना उत्तर आया, 30 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गणित के क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। यदि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और इसके बाद आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप है ना प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पहले आप देख लें। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं मन से, यदि ईमानदारी से आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।